स्टूडेंट्स, हम बात कर रहे हैं साइंस के क्वेश्चन पेपर की, तो चलिए इसको देखते हैं और किस तरह क्वेश्चन है इसमें और क्या हमें इसका आंसर मिलना चाहिए, सब चेक कर लेते हैं। स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। पहला जो प्रश्न पूछा गया है, जल का क्वथनांक होता है, तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री पे तो आपका जानते हो कि ये बॉयल हो जाता है, ठीक है। प्लस में 273, क्योंकि केल्विन में है तो 273 के साथ में हम इसको ऐड कर लेते हैं। 273 हो जाएगा 100 और 273 373 केल्विन। ये इसका उत्तर हो जाएगा बी। इसके बाद देखिए, दूध से क्रीम पृथक करने की विधि जो है वो क्या कहलाती है? तो उसको बोलते हैं अपकेंद्रीय विधि। अपकेंद्रीय विधि यानी कि 100 ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करें, कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहते हैं? तो हम जानते हैं कि हम जो है लाइजोसोम को कोशिका की आत्मघाती थैली कहते हैं, तो ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बल का एसआई मात्रक जो है वो क्या होता है? तो बल का एसआई मात्रक न्यूटन होता है, तो यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाता है। के बाद है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, वेग में परिवर्तन की दर को खालिस्तान कहते हैं, तो वेग में परिवर्तन की दर को हम क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं, त्वरण कहते हैं, ठीक है। और इसके बाद जो है आपका नेक्स्ट क्या पूछा गया है, वेग में परिवर्तन की दर को हम त्वरण कहते हैं। किसी वस्तु पर किया गया कार्य बल तथा विस्थापन के खालिस्तान के बराबर होता है, तो किसके बराबर होता है? गुणनफल के बराबर होता है। गुणनफल के बराबर होता है, ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये क्या पूछ रहा है, कमरे के तापमान पर पारा खालिस्तान अवस्था में रहता है, कैसी अवस्था में रहता है? द्रव्य अवस्था में रहता है, द्रव्य अवस्था में रहता है। अगला जो क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं, इसमें पूछा गया अवोगार्दो संख्या का मान खालिस्तान होता है, अवोगार्दो संख्या का मान कितना होता है? इसका मान होता है 6.022 इंटू 10⁻²4 10⁻23, ठीक है, ये होता है इसका मान। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पूछा गया है परमाणु द्रव्यमान इकाई को परिभाषित कीजिए, तो एक परमाणु इकाई द्रव्यमान वह इकाई द्रव्यमान है जो कार्बन 12 के, कार्बन 12 होता है ना, एक प्रोडक्ट होता है, एलिमेंट होता है कार्बन 12, तो कार्बन 12 के एक परमाणु के द्रव्यमान के 1/12 भाग के बराबर होता है। ये डेफिनेशन है, ध्यान रखना। कोशिका का शक्ति ग्रह किसे कहते हैं और क्यों? तो माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका के शक्ति ग्रह के रूप में जाना जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका के अस्तित्व और कामकाज के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करती है, इसलिए हम इसको शक्ति ग्रह कहते हैं। क्यों पूछा है? फ्लोएम के घटक एवं कार्य लिखिए, तो यहाँ पर स्पेस इतना नहीं था तो ऊपर लिख दिया मैंने। फ्लोएम के घटक जो है चलनी नलिकाएं हैं, पहली चीज। दूसरा है सहचर कोशिकाएं। तीसरा है फ्लोएम मृदतक, ठीक है। और चौथा है फ्लोएम रेशे। ध्यान रखना है। फ्लोएम के कार्य क्या है? फ्लोएम पौधे के पूरे हिस्से में रस का परिवहन करता है। यह पत्तियों से पौधे के बाकी हिस्सों में खाद्य पदार्थ पहुंचाता है। फ्लोएम रेशे पौधों को सहारा देते हैं और स्टार्च जैसे यौगिकों का भंडारण करते हैं, ठीक है। ये इसके कार्य हो गए। कोई भी दो कार्य लिख सकते हो, 2 नंबर का क्वेश्चन अगर आता है तो अपना। प्रतिरक्षण किसे कहते हैं? तो शरीर में रोगों से लड़ने की क्षमता को बढ़ाने की प्रतिक्रिया या प्रक्रिया को प्रतिरक्षण कहते हैं। निम्न तापमानों को सेल्सियस में या सेल्सियस की इकाई में बदलना है, तो सेल्सियस में जब हमें बदलना है, देखो केल्विन में था तो हमने 273 प्लस किया था, यहाँ पे हमें सेल्सियस में बदलना है, वहाँ पे केल्विन में क्वेश्चन था और यहाँ पर देखो सेल्सियस में होता है तो -273 कर देते हैं, -273 कर देंगे। तो इसमें से -273 करिए, कितना आ जाता है ये? यहाँ पर आ जाएगा आपका ये डिग्री सेंटीग्रेड में, ठीक है। आंसर निकल जाएगा, निकाल सकते हो आप, निकाल लेना। इसी तरह से इसमें से -273 करिए, इसका भी आंसर आ जाएगा डिग्री सेंटीग्रेड में, निकाल लेना माइनस करके। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ऊर्ध्वपातन किसे कहते हैं? किन्हीं दो ऊर्ध्वपातित पदार्थों के उदाहरण लिखिए। जब ठोस जब कोई ठोस पदार्थ सीधे गैस अवस्था में बदल जाता है तो इसे ऊर्ध्वपातन कहते हैं।
जैसे सूखी हुई बर्फ, जिसको हम जो है ठोस बर्फ भी कहते हैं, ठीक है ना, वो सूखी हुई बर्फ होती है, वो अपने आप बदल जाती है। नेफ्थलीन देखा होगा, कपूर आपने घर में रखा हुआ अपने आप उड़ जाता है। अमोनियम क्लोराइड, ये सारे के सारे इसके एग्जाम्पल हैं। निम्न की परिभाषा लिखिए विस्थापन और वेग की। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित दिशा में हुए बदलाव को विस्थापन कहते हैं। विस्थापन क्या होता है? किसी वस्तु की स्थिति में किसी निश्चित दिशा में हुए बदलाव को विस्थापन कहते हैं। वेग क्या होता है? वेग किसी वस्तु की गति का माप है जो किसी विशेष दिशा में होती है। ध्यान रखना है, सारे के सारे डेफिनेशन याद होने चाहिए आपको। यदि m द्रव्यमान की कोई वस्तु h ऊंचाई तक ऊपर उठाया जाता है तो किए गए कार्य का मान क्या होगा? तो वर्क क्या होता है? mgh होता है ना। मास है उसका, m जो है वो है, ठीक है, g हमारा गुरुत्वाकर्षण बल है, और h हाइट तक उठाया गया तो mgh जो है इसका आंसर हो जाता है। इसके बाद जो है कंपोस्ट एवं वर्मी कंपोस्ट में अंतर लिखिए। तो कंपोस्ट उत्पादन सभी प्रकार के अपशिष्टों का उपयोग करके किया जाता है। कंपोस्ट कैसे बनता है? सभी प्रकार के अपशिष्टों का उपयोग करके किया जाता है। और जबकि केंचुओं द्वारा जैविक अपशिष्टों को खा करके पचा करके निकाले गए मल को वर्मी कंपोस्ट कहते हैं। तो ये दोनों का आपका डेफिनेशन हो गया, अंतर हो गया। बस की छत पर रखे सामानों को रस्सी से क्यों बांधा जाता है? यदि चलती हुई बस अचानक रुके तो सामान आगे की ओर गिर सकता है, इसलिए बस की छत के ऊपर सामान को बांधा जाता है, जो कि जड़त्व नियम को दर्शाता है। जड़त्व नियम को दर्शाता है, क्योंकि सामान बस पे जो रखा है वो तो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन बस चल रही है और बस रुकेगी तो जो सामान है वो स्थिर रहना चाहता है, लेकिन उस पर जड़त्व का नियम काम नहीं करता, और जैसे ही बस रुकेगी वो आगे की तरफ चला जाएगा, बस चलेगी तो पीछे की तरफ चला जाएगा। वो खाली विराम अवस्था में रहना चाहता है। सामान तो छत पे आराम से रखा हुआ है, इसीलिए उसको रस्सी से बांधना पड़ता है, नहीं तो वो आगे या पीछे लुढ़क जाएगा। यहाँ पे टिप्पणी लिखनी है बीईसी पे या प्लाज्मा पे, दोनों में से किसी एक पे लिख सकते हैं। दोनों में, दोनों पर लिखना है। अपकेंद्रीकरण क्या है? अपकेंद्रीकरण के उपयोग लिखिए। कोई बात नहीं, हम न्यूमेरिकल भी देखेंगे, नीचे न्यूमेरिकल को सॉल्व करते हैं। निम्नलिखित यौगिकों के अणुसूत्र लिखिए। अब जो यहाँ पर पहला है आपका सोडियम ऑक्साइड, इसका अणुसूत्र क्या होता है? तो हम इसको बोलते हैं Na2O। Na2O सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम क्लोराइड, तो इसको बोलते हैं MgCl2। MgCl2। कैल्शियम कार्बोनेट, तो इसको बोलते हैं CaCO3। कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। पादप कोशिका जंतु कोशिका में अंतर, बहुत सारे अंतर हैं, आप लिख सकते हो, है ना। वो तो मैंने बता भी रखा है कई वीडियोस में, लेकिन फिर भी आप बुक से देख सकते हो इसको। तो संक्रामक रोगों के फैलने की कौन सी विधियां हैं तथा किन्हीं दो संक्रामक रोगों के नाम लिखिए। संक्रामक रोग कैसे फैलते हैं? हवा से फैलते हैं, छूने से फैलते हैं, इस तरह के फैलते हैं, तो उनके आपको बताना है और उनके नाम लिख देने हैं। अब अगला जो प्रश्न है इसमें आपसे क्या पूछा गया, इसको देखिए ध्यान से। यह है आपका न्यूमेरिकल। पृथ्वी का द्रव्यमान जो है वो 6 × 10⁻24 kg है, पहली चीज। तथा चंद्रमा का द्रव्यमान 7.4 × 10⁻22 kg है। यदि पृथ्वी एवं चंद्रमा के बीच की दूरी दे रखी है 3.84 × 10⁵ किलोमीटर, तो पृथ्वी द्वारा चंद्रमा पर लगाए गए बल का परिकलन कीजिए। जी का मान यहाँ पे आपको कैपिटल में दे रखा है। हमारे पास फॉर्मूला, जब कैपिटल यूनिवर्सल जी का फॉर्मूला दे रखा है तो फोर्स, क्योंकि यहाँ पे किसकी बात कर रहा है? बल की बात कर रहा है। और बल क्या होता है? जिसको बल को क्या बोलते हैं? हम एफ से डिनोट करते हैं फोर्स को। फोर्स का फॉर्मूला आपको याद होगा, एफ इक्वल्स टू क्या होता है? तो मैंने अभी आपको एक वीडियो में बताया था कि जी, ठीक है, इंटू एम, कैपिटल एम, और एक होता है स्मॉल एम, ठीक है। अपॉन में क्या होता है? डिस्टेंस का स्क्वायर, यही होता है फॉर्मूला। लगा लेते हैं इसको। फोर्स निकालना है हमें। जी का मान हमारे को दे रखा है, कितना दे रखा है? 6.7 10⁻11। हम लिख लेते हैं 6.7 इंटू 10⁻11, 10⁻11 इंटू कैपिटल एम। एक एम को तो मानेंगे चंद्रमा, एक एम को मानेंगे पृथ्वी। तो मैं पृथ्वी का द्रव्यमान को मानता हूँ कैपिटल एम, चंद्रमा के द्रव्यमान को मानता हूँ स्मॉल एम, ठीक है। समझ में आ गया? इस एम को सही कर देता हूँ, फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे कि एम क्या है। ये है आपका कैपिटल एम, और ये वाला आपका
स्मॉल एम। ठीक है। इन टू में आपका इसका द्रव्यमान दिया गया है 6 × 10⁻24। तो ये बड़ा वाला m की जगह हम इसका लिख देंगे, ये हो गया 6 × 10⁻24। फिर गुणा है कौन सा, छोटा वाला m। छोटा वाला m है 7.4 × 10⁻22 बटे में क्या है हमारा d²। d कितना दिया है, यानी कि दूरी को हम जो है d बोलेंगे। दूरी जो है इसको हम बोलते हैं d। तो दूरी कितनी दे रखी है आपको, 3.84 गुणा में 10⁻5 का स्क्वायर। अब यहाँ पर इसको जब सॉल्व करते हैं, मैंने सॉल्व किया था इसको अपने, तो आप काट पीट लेना, सॉल्व करोगे तो इसका जो आंसर आ जाएगा ना, वो आ जाएगा अच्छा 10 क्या आ जाएगा, 20.17 × 10⁻19 न्यूटन फोर्स का मान आ जाएगा। ये है आपका आंसर। बाकी काट पीट आप कर लेना। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसकी बात करते हैं। राइबोसोम के कार्य लिखिए, बता ही सकते हो आप कार्य। उत्तक किसे कहते हैं, पेशीय उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्येक के कार्य लिखिए। अथवा में है तंत्रिका कोशिका नामांकित चित्र बनाइए। तंत्रिका उत्तक किस प्रकार हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय में सहायक है, ये आपको बताना है। इसके बाद जो है त्वरण किसे कहते हैं, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, अभी बताया था हमने। त्वरण का मात्रक लिखिए। त्वरण का मात्रक कितना हो जाएगा, त्वरण का मात्रक होता है मीटर/सेकंड²। तथा 80 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चल रही वस्तु का वेग 5 सेकंड में 60 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाता है। तो बस का त्वरण क्या होगा, हमें एक्सेलरेशन त्वरण निकालना है, ये निकालना है। ठीक है। हमारे को जो है 80 घंटे की गति से चल रही वस्तु, यानी कि जो है u हमारे को, यानी कि प्रारंभिक वेग u दे रखा है, ये है u और ये है हमारा v। ठीक है। अब यहाँ पे किलोमीटर में है, तो किलोमीटर को जो है हम कभी भी चेंज करना चाहें तो पहले हम u लिख लेते हैं यहाँ पर कि प्रारंभिक वेग u जो है ये है 80। ठीक है। ये है किलोमीटर में सबसे बड़ी समस्या। तो हमें क्या करना है, इसको किलोमीटर में ना करके मीटर प्रति सेकंड में चेंज करना है। किलोमीटर में ना, सॉरी, किलोमीटर में ना हो करके क्या करेंगे, हम इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे। तो जब मीटर प्रति सेकंड में हमें कभी भी किसी चीज़ को चेंज करना हो तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखना, इसको आपको जो है 5/18 से गुणा कर देना होगा। कोई भी चीज़ हो आपको 5/18 से गुणा कर देना है। अब इसको जब आप निकालोगे काट पीट के, तो ये जो आपके पास आ जाएगा, ये आ जाएगा 22.2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है। ये यू जो है मीटर प्रति सेकंड में आ गया, ये किलोमीटर में था, हमने इसको मीटर प्रति सेकंड में निकाल लिया। अब v की बात करते हैं, तो v भी आपका किलोमीटर में है, आप देख रहे हो 60 है। v क्या है, अंतिम वेग। ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग। तो यहाँ पर 60 गुणा में डायरेक्ट हम इसको 5/18 से क्या करते हैं, ये फॉर्मूला होता है, आप लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालोगे तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका लगभग लगभग 16.7 मीटर पर सेकंड। त्वरण का जो सूत्र होता है हमारा क्या होता है, त्वरण हमें निकालना है, क्योंकि हमें त्वरण निकालना है, तो वो होता है A आपका जो आपका प्रारंभिक वेग है, ठीक है, माइनस में अंतिम वेग बटे में समय। ठीक है। अब यहाँ पे प्रारंभिक वेग कितना है, 22.2, सॉरी अंतिम वेग माइनस प्रारंभिक वेग होता है, उल्टा लिख दिया। v - u, तो यहाँ पर v कितना है 16.7 माइनस में 22.2 बटे में t कितना है 5 सेकंड, ये देखा है t, रहा ये। ठीक है।
यहाँ से निकाल लेते हैं तो ये आपका आ जाता है, घटा दोगे तो कितना आ जाता है, ये आ जाता है माइनस का 5.5 बटे में 5, काट दोगे 5 एकम 5, 5 एकम, काटने के बाद क्या आ रहा है आपका 1.1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ये हो गया आपका आंसर त्वरण का, ठीक है ना। काट लोगे तो और वही माइनस में आएगा, यानी कि मंदन हो रहा है, गाड़ी की स्पीड धीमे हो रही है, 80 किलोमीटर से ये 60 किलोमीटर पहुंचा, यानी कि गाड़ी माइनस में आ गया, यानी कि मंदन हो रहा है, ठीक है, त्वरित नहीं हो रहा है, मंदन हो रहा है। तो आंसर कितना है, -1.1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब जो अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें क्या पूछा है ये देखिए। इसमें बोल रहा है चाल एवं वेग में अंतर लिखिए तथा एक समान गति से गतिशील वस्तु के लिए समय दूरी ग्राफ की प्रकृति क्या होगी, ग्राफ चित्र भी बनाइए। तो ये बना ही दोगे आप अचानक से, ब्रेक लगाने पर क्या होता है ये वाली बात करते हैं अब। अचानक ब्रेक लगने पर यात्री आगे की ओर झुक जाता है, क्यों? क्योंकि ये जड़त्व का नियम फॉलो नहीं होता है वहाँ पर। बंदूक से गोली दागने पर कंधे को धक्का लगता है, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम यहाँ पे आ जाता है न्यूटन का। अथवा में न्यूटन के गति के दूसरे नियम को परिभाषित कीजिए तथा 5 किलोमीटर द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटे से गतिशील है तो संवेग की गणना कीजिए। तो सबसे पहले तो हमारे ये फिर से वापस किलोमीटर में दे रखा है, ये भी किलोमीटर में दे रखा है। अच्छा देखिए, तथा 5 किलोमीटर द्रव्यमान, किलोमीटर नहीं है, किलोमीटर द्रव्यमान हो ही नहीं सकता, केजी होगा, ये केजी होगा, मिसप्रिंट है ये, केजी का द्रव्यमान होता है, किलोमीटर तो दूरी होती है, केजी में जो द्रव्यमान जो है भार में होता है। तो 5 केजी द्रव्यमान की वस्तु 36 किलोमीटर प्रति घंटा, 36 किलोमीटर है, तो 36 किलोमीटर को हम क्या करते हैं, 36 किलोमीटर को मल्टीप्लाई कर देते हैं 5/18 से, तो मीटर प्रति सेकंड में हो जाएगा। 18 दूनी 36 है ना, 18 से काट दो, 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, यानी कि 10 मीटर प्रति सेकंड। ये हमने इसको चेंज कर लिया। तो अभी मैं यहाँ पे लिख देता हूँ करके दिखाए। सबसे पहले हमारे को मास कितना, द्रव्यमान को हम मास बोलते हैं, और जो इसकी वेलोसिटी है गतिशील, ये v है, ठीक है। तो पहले हमारे को दिया है मास, m इक्वल्स टू है 5 kg, केजी का कोई दिक्कत नहीं है। वेलोसिटी हमारे को दे रखी है 36, वो भी किलोमीटर में, किलोमीटर को हम मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर रहे हैं। अभी मैंने चेंज करके दिखाया था, फिर से मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 18, कर लोगे इसको चेंज तो ये हो जाएगा 10 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। ये क्या पूछ रहा है, संवेग पूछा है, संवेग को बोलते हैं p, मोमेंटम। तो मोमेंटम को p इक्वल्स टू होता है m इंटू वी, मास इंटू वेलोसिटी। तो p की वैल्यू क्या हो जाएगी, 5 तो ये है, गुणा में 10 ये है, कितना आ गया आपका 50, ठीक है। इसके बाद आते हैं, ये आपका आंसर हो गया। फसल चक्र क्या है, खरपतवार नियंत्रण की विभिन्न विधियों का वर्णन कीजिए। अथवा में कार्बनिक खेती क्या है तथा फसल सुरक्षा प्रबंध में कौन से उपाय किए जाते हैं। इसमें 30वां प्रश्न है, निम्न यौगिकों के आणविक द्रव्यमान लिखिए। अब इसमें आपको आणविक द्रव्यमान लिखना है। कार्बन जो है, एक कार्बन का जो द्रव्यमान होता है, कार्बन का द्रव्यमान होता है 12, ऑक्सीजन का आपका कितना हो जाता है, एक ऑक्सीजन का होता है 16, ठीक है। तो यहाँ पे एक कार्बन है, तो कार्बन प्लस में ऑक्सीजन के कितने हैं, 2 है, तो ऑक्सीजन का एक का होता है 16, तो 16 गुणा में 2, तो ये हो गया आपका 12 प्लस 16 दूनी 32, तो ये कितना हो जाएगा, 2 2 4, 3 और 1 4, 44 MU, या AMU बोल दो या EU बोल दो, खाली यू भी लिख दोगे तो भी। आजकल का जो नया ट्रेंड चला है, आजकल जो है, हम पहले AMU लिखते थे, ठीक है, अभी हम क्या लिखते हैं, सीधा सीधा यू लिख देते हैं इसका द्रव्यमान, आणविक द्रव्यमान को। अभी C2H5, अभी मैंने बताया कि कार्बन का कितना होता है, कार्बन में 12 होते हैं, हाइड्रोजन में आपका हमेशा 1 होता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे कार्बन कितने हैं, 2, तो 12 गुणा में 2,
प्लस में H है तो प्लस H, H कितना है, H का 1 होता है और H है कितना 5 है तो गुणा में 5, ये कितना हो गया 12 दूनी 24, प्लस में 1 गुणा 5 5, तो आंसर कितना आ गया 24 5 29 U। ये आंसर हो गया, ये भी आंसर हो गया। मोल में परिवर्तित कीजिए, 12 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में परिवर्तित करना है। तो मोल में जब हम परिवर्तित करते हैं 12 ग्राम है ना, तो 12 ग्राम और ऑक्सीजन क्या है O2, यही है। जल क्या है, ये है आपका H2O और कार्बन डाइऑक्साइड क्या है, ये है CO2। ये तो पता चल गया। अब जितना भी है ना इनको सबको बटे में कर देते हैं। अब देखो ध्यान देना, इसको निकाल रहा हूँ मैं, 12 ग्राम ऑक्सीजन को मोल में परिवर्तित करना है, तो मोल में बताओगे तो ये 12 ग्राम है तो 12 बटे में ऑक्सीजन, ठीक है। यहाँ पे 18 ग्राम जल है तो हम कहेंगे इसको 18 बटे में जल H2O। इस तरह से 22 ग्राम कार्बन डाइऑक्साइड है तो 22 बटे में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक है। अब यहाँ से निकाल लो ऑक्सीजन का, अभी मैंने बताया था ऑक्सीजन में कितना होता है 16 होता है, तो 12 बटे में 16 गुणा 2, 16 गुणा 2 यानी कि 16, और ऑक्सीजन कितना है 2 है तो गुणा 2, ये कितना आ जाएगा, ये आ जा रहा है 12 बटे में 32, ठीक है। इसको काट पीट करोगे तो ये आ जाएगा आपका 0.375 मोल, ठीक है। इसका कर लेते हैं 18 का, तो ये 18 तो है ही, हाइड्रोजन में 1 होता है मैंने बताया था, तो 1 तो ये हो गया आपका और ऑक्सीजन में 16 होता है तो ये आपका 18/17 हो गया, फिर आप निकाल लोगे। कार्बन में अभी बताया था मैंने 12 होता है, ऑक्सीजन में 16 होता है, तो 16 दूनी 32 और 12 22/44, तो 44 22/44, 22 दूनी 44, 1/2 काट दोगे तो 0.5 आ जाएगा, ठीक है। अब निकाल लोगे, इतना तो एक समझा दिया तो उसके बाद तो आप सारा कर लोगे, समझदार हो इतने, ठीक है। तो ये मैंने पहला बता दिया आपको कैसे निकलता है, तो इसके बाद इसमें भी रख देना, H का मान 1 रखना है, ऊपर मैंने दिया हुआ ना H कितना होता है, H का 1 होता है, कार्बन का 12 होता है, ऑक्सीजन का 16 होता है, उतना उतना पार्ट रख देना, आंसर आ जाएगा। निम्नलिखित सूत्रों द्वारा प्रदर्शित यौगिक के नाम लिखिए। अब इसमें जो है आपका ये सूत्र है, इस यौगिक का नाम क्या होगा, आपके CaCl2 अभी अभी हमने ऊपर देखा था, ध्यान है आपको, मैंने लिख करके ही बताया था आपको, CaCl3 है। चलो कोई नहीं, हम इसको लिख देते हैं। ये क्या होता है, कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है। K2SO4 क्या होता है, पोटेशियम सल्फेट, ठीक है। MgCO3 क्या होता है, मैग्नीशियम कार्बोनेट, इसके बाद NaCl क्या होता है, नमक होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, सोडियम क्लोराइड, उसके बाद Al2SO4 का थ्राइस है, इसको बोलते हैं हम एल्युमिनियम सल्फेट, ठीक है। तो ये सारे के सारे आपके सॉल्यूशन हो गए। चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। आपने इस को देख लिया, ढंग से समझ लिया न्यूमेरिकल कैसे सॉल्व करते हैं, किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा, तो अच्छे तरीके से तैयार करिए, अपने आप को पढ़ते रहिए, जितना मिलता है आपको पढ़ते रहिए, जितना पढ़ोगे उतना ही मिलेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।